नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी हमने कौन-कौन सी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। तो एंशिएंट हमारी हो चुकी है, मिडाइवल हो चुकी है। आज हम मॉडर्न देखेंगे, यानी आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन। और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन अब आज के समय में होता क्या है कि सारे सेक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। एंशिएंट से ज़्यादा पूछ रहा है, मिडाइवल से भी पूछ रहा है, मॉडर्न से भी पूछ रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों कि हम मॉडर्न पढ़ लेते थे और चीज़ें छोड़ देते थे तो आराम से काम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। एग्ज़ामिनर भी समझ रहा कि बच्चा केवल इतना ही पढ़ रहा है ना, तो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी अच्छे से और मैंने दोनों चीज़ें आपको मिडवल और जो है मिडाइवल और जो है एन्सेंट बेहतरीन तरीके से कराया है। जो लोग नहीं देखे ज़रूर देखिए, मैंने उसमें बहुत सारी ट्रिक भी आपको बताई है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो दोस्तों कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट या पता है, तो हमें फैक्ट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक दोस्तों? तो हम देखेंगे आज क्या देखेंगे भारतीय संविधान या सॉरी आधुनिक भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। ठीक दोस्तों? लेकिन इससे पहले हम एक पेज हमारा बच गया था कल का, ये हम देख लेते दोस्तों। कल हम यहाँ तक करा दिए थे आपको, ये वाला पेज देख लेते, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने कहा चलो ये करा देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि बाबर द्वारा आगरा में मस्जिद बनाई गई। कहाँ बनाई? अगर मुगल कालीन स्थापत्य की बात करें तो देखिए अब बाबर द्वारा आगरा में मतलब मस्जिद बनाई गई। अकबर द्वारा क्या-क्या किया गया? आगरा में आगरा किला बनवाया गया, जहांगीर का महल बनवाया गया, अकबरी महल बनवाया गया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। देखिए गुजरात जब उन्होंने विजय किया ना तो उनके हौसले बुलंद थे दोस्तों, तो उन्होंने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवा दिया। दीवाने आम देखिए याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं। दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ये सारी चीज़ों का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। कहाँ-कहाँ कराया? तो आगरा में कराया और फतेहपुर सीकरी में कराया, याद करना पड़ेगा आपको। औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में, पूछा गया क्वेश्चन है। जहांगीर द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में बनवाया गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, कोई इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं पूछा गया, ठीक। देखिए मुगल कालीन स्थापत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद करना पड़ेगा। सल्तनत कालीन प्रशासन जो था वो याद करना पड़ेगा। तो ऐसे अशोक का प्रशासन पूरा हमें याद करना पड़ेगा, यानी मौर्य कालीन प्रशासन के बारे में जानकारी वो सारी देखनी पड़ेंगी। कहाँ-कहाँ से जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलेगी, इंडिका से मिलेगी। तो ये सारी मतलब पुस्तकें हैं जहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिलेंगी ना, देखना पड़ेगा दोस्तों। शाहजहाँ द्वारा क्या बनवाया गया? तो दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में क्या? मोती मस्जिद और ताजमहल। देखिए, आगरा में जो मोती मस्जिद बनवाए हैं वो कौन बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया है, लेकिन जो दिल्ली में बनी है मोती मस्जिद वो औरंगज़ेब ने बनवाया, ठीक? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये रट लीजिएगा आप लोग। सॉरी दोस्तों। देखिए अब हम मुगलकालीन पुस्तकें देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम कल जहाँ से आपको बताए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए मुगलकालीन पुस्तकों में क्या है, पहले है बाबरनामा या तुज़्क-ए-बाबरी, किसकी आत्मकथा? तो बाबर की है और इसमें कृष्णदेव राय का जो है चर्चा की गई है। अगला हुमायूँनामा, गुलबदन बेगम, हुमायूँ की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा। ताजुल मासिर, ये हसन निजामी जो है इसके लेखक। तारीख़ अकबरी, निजामुद्दीन अहमद हो जाएँगे। तारीख़ शेर शाही, ये अब्बास खां शेरवानी हो जाएँगे। आलमगीरनामा, मोहम्मद काज़िम हो जाएँगे। कैसे भी करके आपको तरीका बनाना पड़ेगा, ट्रिक बनानी पड़ेगी। दोस्तों देखिए मैं भी बनाऊँगा ट्रिक, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी ट्रिक बन जाएँगी। कुछ आपको जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये है, याद है हमें, शेर शाही याद है, हुमायूँनामा याद है, ये याद है, तो अब इतनी चीज़ों की ट्रिक हमें थोड़ा बनाना है। जो नहीं याद होता उस पे हम ज़्यादा फ़ोकस करें ट्रिक बनाने के। सब चीज़ की ट्रिक नहीं बन सकती है ना दोस्तों, आप भी जानते हैं। अगला है कानून-ए-हुमायूनी, ये कौन है? ख्वांदमीर हैं। अगला है नुस्ख़ा-ए-दिलख़ुशा, ये भीमसेन हैं लेखक इसके। सियार-उल-मुत्तक़ीन, ये गुलाम हुसैन हो जाएँगे। इक़बालनामा-ए-जहांगीरी, मोतबिद खां हो जाएँगे। आप टेंशन ना लीजिएगा ये फैक्ट देख के, सारे इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। शाहजहाँनामा इनायत खां हैं। चहार चमन चंद्रभान ब्रह्मान हैं। उसके बाद फुतूहत-ए-आलमगीरी, ये कौन है? ईश्वरदास नागर हैं। उसके बाद है खुलासत-उत-तवारीख़, ये कौन है? सुजान राय भंडारी। तो दोस्तों देखिए इसमें कुछ आपको याद करनी है, जैसे इतनी पुस्तकें दी हुई हैं, इसमें से आप 6 से 7 पुस्तकें याद कर लीजिए, ठीक दोस्तों? वही इम्पोर्टेंट जो-जो मैंने जैसे निशान लगाया था वो वाली याद कर लीजिए। इसमें शाहजहाँनामा याद कर लीजिए, ठीक? कानून-ए-हुमायूनी याद कर लीजिए। तो इस तरह की कुछ पुस्तकें आपको याद करनी है बस। अब हम यहाँ देखते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक। अगर हम बात करें, जहाँ मैंने बताया था औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। कब होती है? 1707 में। तो उनका बेटा जो उत्तराधिकारी बनता है, जिसमें मैंने बताया था मुअज़्ज़म आज़म कामबख्श और मोहम्मद सुल्तान। तो ये थे ना, तो ये जो मुअज़्ज़म थे यही हैं बहादुर शाह फर्स्ट दोस्तों।
ये गद्दी पर बैठते हैं 1707 से 1712, यानी 5 साल तक ये रहते हैं। देखिए आर ओ आर ओ में भी एक क्रम लगाने को आया था, और मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत जो था हमारा, उसमें जो है गुलाम वंश का क्रम लगाने को किसमें आया था, नेट में आया था। पीसीएस में इससे पहले आ ही चुके हैं क्वेश्चन कई बार, ठीक। अभी देखना हो सकता है फिर देखने को मिल जाए, जो 27 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसमें भी क्रम लगाने को। तो क्रम आपको याद करना है, वंश, क्रम, ये सारे याद रखने हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्रम लगाने को, और रट लेना है, ठीक। आने वाले समय ऐसा ही पैटर्न बदलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था बहादुर शाह फट, जहांदार शाह फर्रुखिया, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला भी बीच में है, रफीउद्दौला तो रफीउद्दौला है, ठीक। उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। 1857 में क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। मुगल सल्तनत मतलब पूरी तरह से मुगल कालीन जो शासन थे वो सारे पूरा समाप्त हो जाता। मुगल काल का शासक समाप्त हो जाता है, ये रंगून भेज देते हैं, वहीं इनके मृत्यु हो जाती, फिर अंग्रेज लोग है दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पर कब्जा करने का मतलब है कि वो पूरी तरह से भारत जो है किसके कंट्रोल में आ चुका है, तो अंग्रेजों के, ठीक दोस्तों। तो इतनी चीजें हैं, आपको सन नहीं याद करना है, बस ये याद कर, जैसे मोहम्मद शाह के समय कौन सी घटना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शाह आलम द्वितीय। देखिए शाह आलम के द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध होता है 1764, मतलब ये इन्हीं के समय होता है, ये याद रखना आपको। एक ये इनकी घटना है, और इनका मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में तो जानते हैं, नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 का, डेट भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये रंगीला थे, यानी बिल्कुल रंगीले ही थे, डांस वगैरह देखते थे, इनको शासन से कोई मतलब नहीं था। इन्हीं के शासनकाल में चिनकिलिश खान दोस्तों दिल्ली से बाहर जाता है, हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। आप सुने होंगे, जानते भी होंगे ना। तो ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1724 में उसकी स्थापना करता है। अगर हम बात करें दोस्तों आलमगीर द्वितीय के समय क्या होता है, तो 1756-57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। देखिए नादिर शाह है, इन्हीं के उत्तराधिकारी होते हैं अहमद शाह अब्दाली। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन देखते हैं, अब थोड़ा समझ में आएगा हमारी चीजें। देखिए पहले तो हम देखिए यूरोपीय जो है व्यापारियों, कंपनियों का आगमन क्रम। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी, ये हमें क्रम पूरा याद करना है। क्या याद करना है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी, और उसके बाद लास्ट में स्वीडिश या स्वीडन, ठीक। अब इस तरह अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। कैसे, क्रम भी याद कर सकते हैं, जैसे पुर्तगाल, इसकी कंपनी कब आई, 1498 में आई। डच या हॉलैंड की 1605 में आई। ब्रिटिश की 1608 में आई। स्थापना कब हो जाती है, 1600 में हो जाती है, ठीक। उसके बाद डेनिश, ये 1620 में आई, सॉरी दोस्तों, देखिए डेनिश कब आई, तो 1620 में आई, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांसीसी कब आई, तो 1600 जो है 68 में आई, ठीक। अब स्वीडिश का डेट पता नहीं है, बस 5 ही याद करना होता है मोस्टली दोस्तों। लिखा है पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम जो है 1498 में भारत में आई, तथा सबसे अंत में गई दोस्तों 1961 में। आप देख लीजिए कि आपको सारी चीजें दिख रही हैं कि साफ साफ। अब देख लीजिए विदेशी कंपनियों की स्थापना क्रम देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कहते थे एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाल देश की थी। इसकी स्थापना 1498 में होती है। भारत में प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित होती है कोचीन में 1503 में लगाई जाती है, ठीक दोस्तों। उसके बाद बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, बात करें दोस्तों, इतना नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ देते हैं लेकिन फिर भी। लिखा है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक। ये इंग्लैंड या ब्रिटेन की है। 1600 में स्थापना होती है। सूरत में पहली फैक्ट्री खुलती है 1613 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आती है, तो हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड की है। 1602 में इसकी स्थापना होती है। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खुलती है 1620 में। अगर हम बात करें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी डेनमार्क की है दोस्तों, ये 1616 में स्थापना होती है। त्रावणकोर में 1620 में इसकी स्थापना होती है, मतलब फैक्ट्री खोलते हैं ये लोग। देखिए फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री कोई वो नहीं कि उत्पाद बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कोठरी होती है, जैसे गोदाम, गोदाम जानते हैं दोस्तों, वही गोदाम। ये गोदाम है, जैसे मान लीजिए अंग्रेज लोग अलग अलग भारत से माल खरीद के कहाँ लगाते थे, गोदाम में रखते थे अपना, और उसके बाद यहीं से निकाल के वो नाव के थ्रू जो है विदेश में पहुंचाते थे, यानी अपने देशों में पहुंचाते थे, और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। एक चीज आप समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। सॉरी दोस्तों, देखिए अब जितनी भी अभी मैंने बताया, सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, तो सूरत यहाँ है। आप देखेंगे समुद्र के किनारा है, मसूलीपट्टनम यहाँ है दोस्तों, त्रावणकोर इधर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि सारे समुद्र के किनारे ही फैक्ट्री खोल रहे हैं अपनी। हुगली यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों एक चीज देखिए कि मतलब ये गोदाम ही है,
ये जैसे यहाँ बड़ा सा गोदाम है, भारत के अलग अलग हिस्सों से व्यापार करके लाए और मतलब चीज़ें यहाँ इकट्ठा करना शुरू कर दी, गोदाम में रख दिए, उसके बाद एक निश्चित समय में इसे बाहर मतलब भेजते रहे। ठीक दोस्तों, तो यही होता है फैक्ट्री। समझ में आया कि नहीं? देखा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों अगर हम बात करें तो स्वीडन की है, सबसे लास्ट में आती है। 1731 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। चीन में अपना केंद्र खोला था, ये भारत में अपना केंद्र नहीं खोले थे। ठीक, तो ये इतना याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और पुर्तगाल का बताया कि नहीं। फ्रांसीस दी इंडिया मतलब ये फ्रांस की जो थी फ्रांसिस कंपनी 1664 में आती है। सूरत में जो है 1668 में इसकी स्थापना होती है, यानी पहली फैक्ट्री खोलती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ दोस्तों पुर्तगाली के बारे में। देखा प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 में अहमद इब्न मजीद याद रख लीजिए बस, मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। 1405 में फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा आता है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। 1610 में अल्बुकर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल से जो है गोवा को छीन लिया था और यहाँ की महिलाओं को जो है पुर्तगालियों से विवाह करने के लिए जो है कहा। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांसीसी दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देखते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना उसके मंत्री जो थे कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के मंत्री जो थे लुई 14वां के शासनकाल में हुई। ईस्ट फ्रेंच, देखिए ये कोलबर्ट वाला पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलेस नाम से जाना गया है। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था दोस्तों। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोल्डफुरम के सूबेदार शेरखा लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी कहा गया। समझ रहे हो, किसने दिया? तो शेरखा लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जो कालांतर में पौंडीचेरी है। दोस्तों देखिए गोवा में आपको फ्रांसीसियों का ज़्यादातर मतलब वो कल्चर दिख जाएगा, फ्रांसीसी पुर्तगाली इन सब का कल्चर दिख जाएगा। मतलब और चाहे पुडुचेरी हो, यहाँ पे फ्रांसीसियों का कल्चर ज़्यादा नजर आएगा ना, तो जहाँ लंबे समय तक रहता है वहाँ की संस्कृति ज़्यादा नजर आती है। अगला है कि वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में होता है। अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए थे। इधर काउंट डी लाली थे, उधर आयरकूट थे, ये पराजित हो गए लाली जी। अगला है कि कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज की बात करें तो 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हॉल था दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आते हैं। देखिए पत्र किसके नाम था? अकबर के, लेकिन अकबर की डेथ हो चुकी थी 1605 ईस्वी में दोस्तों। तो अब ये पहुंचे जब 1608 में तो किसके? जहांगीर के। मैंने बताया था अगर जैसे हॉकिंस नाम का कुकर है, अगर वो गिर जाए यानी जहांगीर हॉकिंस नाम का कुकर यानी हॉकिंस, तो हम रो देंगे यानी टॉमस रो। ये देखिए रो भी चले आ रहे हैं ब्रिटेन से। ठीक, अब देखिए कैसे याद कराया हूँ। हॉकिंस कुकर याद कर लीजिए, अगर वो गिरेगा तो हम रो देंगे। ठीक, टॉमस रो। अब देखिए दोस्तों ये आए आगरा में पहुंचा ये, और ये कहाँ पहुंचे? तो ये 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा दोस्तों। ठीक, इसमें एक अजमेर पहुंचा था, शायद यही था टॉमस रो, अब अजमेर पहुंचा था। अगला है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। कब? 1661 ईस्वी में। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। आगे अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, वो सारी चीजें दी हुई हैं। एक प्लासी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्लासी का युद्ध, इसकी तिथि क्या है? तो 23 जून 1757 है। किनके मध्य होता है? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होता है। देखिए दोस्तों मेन चीज ये है, सिराजुद्दौला को धोखा मिलता है। मैंने हमेशा बताया था अगर आपका अधिकारी आपको धोखा दे देगा या आपका कमजोर उत्तराधिकारी होगा, तब भी लोग मतलब आप पर कब्जा करना चाहेंगे। कुछ भी हो, कई सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों। तो वही चीज है। देखिए
इसका जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था दोस्तों। अंग्रेज इसमें विजयी हो गए थे, शेष भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। इसमें क्या था, प्लासी के युद्ध में भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य थे उसकी नींव रखी गई। साम्राज्य का मतलब होता है कि विस्तार करना दोस्तों, समझ कि नहीं, यानी हम किसी देश पर मतलब जो है कब्जा करके वो अपने अंदर मिलाना चाहते हैं, यानी उसे विस्तार करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है किसी भी भूभाग का विस्तार करना। अगला हो जाएगी बक्सर का युद्ध। अगर हम बात करें तो ये युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 में होता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किनके मध्य होता है, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम होते हैं इसमें दोस्तों, अवध के नवाब सुजाउद्दौला होते हैं और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय। याद करिए, इधर बना हुआ था, इस तरफ फिगर था, इस साइड पे लिखा था बक्सर का युद्ध 1764। याद है कि नहीं, कुछ याद कर लीजिएगा। इधर मोहम्मद शाह थे, इस साइड लिखा था नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739। ये फिगर बनाने का मकसद क्या है, जैसे बुक में फिगर है तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह है, अगर हम एक बार माइंड को वहाँ मतलब आराम से अगर देखें चीजें तो बहुत अच्छे से माइंड में वैसे ही सेट रहेंगे दोस्तों। हम अपना नोट्स बनाते हैं तो देखते हमें ये पता रहता है कि किस पेज पे क्या लिखा है दोस्तों, तो हमें जब भी देखना होता है हम उस साइड पे पेज पलटते हैं, ना कि दूसरी तरफ, समझ कि नहीं। तो ये चीज होता है जब आप थोड़ा विजुलाइज करेंगे ना, मैंने हमेशा बताया है कि अगर चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना है तो विजुलाइज करना पड़ेगा, और विजुलाइज जब तक आप करेंगे नहीं लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं होंगी दोस्तों, ये फैक्ट है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए 3 चीज़ देख चुके हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, और अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था हेक्टर मंरो के मध्य था। अंग्रेज विजयी हुए थे इसमें। उसके बाद अगर बात करें विशेष क्या था, तो अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई इसके बाद दोस्तों। इसमें 2 संधियाँ होती है, इलाहाबाद की संधि कौन करने आता है, तो रॉबर्ट क्लाइव आता है। प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय से, कब होती, तो 12 अगस्त 1764 में होती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है शुजाउद्दौला से, ये कब होती है दोस्तों, ये अवध के नवाब हैं, ठीक। ये होता है 16 अगस्त, यानी 4 दिन के बाद होती है, 16 अगस्त 1765 में। अगर हम बात करें कर्नाटक एवं अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य, दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें जो है संधियां जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेट, ठीक, रटना है आपको कैसे भी करके। देखिए पहला होता है 1746 से 48, ठीक। देखिए मैंने हमेशा बताया कि पहले ये याद करिए, ऊपर से नीचे का क्रम याद करने का तरीका। जैसे कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है, तो हम पहले क्या करें, क्रम याद कर लें दोस्तों। क्रम कैसे याद करेंगे, देखिए पहला क्या हो 1746 से 48 हो जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद छोड़ दीजिए एक साल 1749 से 54 कर दीजिए या 55 कर दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है 1758 से ये चलता है 63, यानी ये कितने साल चला, लगभग 2 साल चला। बीच का हम गैप ले रहे हैं, ठीक। ये कितने साल चला, 5 साल चला, सॉरी 5, और ये कितने साल चला, ये भी 5, तो 2 5 5, ठीक, ये इतना हो जाएगा कर्नाटक का युद्ध। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, दूसरा कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, तीसरा जो है सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था दोस्तों। और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था दोस्तों, याद करेंगे आप। अब देखिए इसमें पहले एक हमने बताया था आपको याद करना पड़ा ऐप, क्या याद करना पड़ेगा, ऐप, एक तरीका दिया था कि ऐप याद कर लीजिए कर्नाटक के युद्ध। ए से एक्सला सापेल, वैसे एक्स से होना चाहिए, ई से दोस्तों, लेकिन हम ऐप याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ए से ही कर लेंगे। एक्स से एक्सला सापेल, देखिए जहां युद्ध समाप्त होता है दोस्तों, जब तभी जो है संधि होती है, यानी 48 में समाप्त हुआ तभी संधि होगी, 54 में समाप्त हुआ तभी संधि होती है, ठीक। देखिए यहाँ 55 लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया ना 54 55, कोई दिक्कत नहीं, विजन वाले 55 भी बताए, 54 भी बताए हैं, तो सबका अपना अपना है, बुक में क्या लिखा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं उससे थोड़ा बहुत। अगला है 63, तो देखिए 63 में, समझा कि नहीं, यानी जब युद्ध समाप्त होगा तभी संधि होगी, समझा कि नहीं। देखिए ऐप, फिर देखिए ऐप, ए से एक्सलासापेल, पी से पौंडीचेरी, उसके बाद पी से पेरिस। तो पहला जो है एक्सलासापेल, देखिए सबसे बड़ा पहला हो जाएगा, फिर उससे थोड़ा मतलब जो है छोटा पौंडीचेरी, और सबसे छोटा पेरिस हो जाएगा, ठीक। तो अब देख लो ऊपर से नीचे हम घट रहे हैं। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाएं कि पी दो है तो कौन सा पहले है पेरिस, कौन सा है पौंडीचेरी, तो हम पहले जो है लगाएंगे पौंडीचेरी का, समझा कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा लग रहा है और पेरिस छोटा लग रहा है, तो हम लास्ट में लगा देंगे। पहले पहले में कोई मतलब ये निर्णायक था, इसमें कोई मतलब निर्णय नहीं हो पाया कौन जीता कौन, लेकिन इसमें दूसरे में अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे, और तीसरे में क्या हुआ, फ्रांस की पराजय हो जाती है, डुप्ले को बाहर जब बुला लेते हैं। अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। अब देखिए कर्नाटक देख ही चुके, अब मैसूर पे आते हैं दोस्तों। टोटल 4 युद्ध हुए, वही क्रम दोस्तों ऊपर से नीचे। देखिए क्या था, पहला था 1767 से 69, ठीक। उसके बाद एक साल मतलब इसमें गैप कर दीजिए थोड़ा, 1780 से
84 कर दीजिए, फिर 90 से 92 कर दीजिए, फिर जो है लास्ट में 99 कर दीजिए। मतलब इस तरह याद करेंगे तो बहुत बढ़िया याद हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा 1-2 चीज़ें। अब देखिए इसमें पहले थे मैसूर के शासक हैदर अली 2 में थे, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1784 मतलब 82 में शायद। उसके बाद फिर जो है टीपू सुल्तान कमान संभालते हैं, तो टीपू सुल्तान हो जाएँगे। यहाँ देखिए गवर्नर जनरल याद करना इतना ज़रूरी नहीं लेकिन कर लीजिए। इसमें लॉर्ड थे, वेलेस्ली थे और यहाँ देखिए वारेन हेस्टिंग थे, ये 84 वाले में। उसके बाद इसमें कॉर्नवालिस थे, फिर वेलेस्ली थे, ठीक। लास्ट में वेलेस्ली आए। वेलेस्ली जो है दोस्तों अगर हम बात करें, बंगाल का शेर भी इसे कहते हैं। देखिए अगर यहाँ बात करें तो मद्रास की संधि होती है। देखिए इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, यम यम यस, ठीक। यम यम यस, हाँ। देखिए पहले मद्रास की संधि, फिर मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए यहाँ ऊपर से नीचे हम बढ़ते हुए जाएंगे। मद्रास छोटा है, मंगलोर बड़ा है, श्रीरंगपट्टनम उससे बड़ा है, ठीक। तो ऊपर से नीचे हम बढ़ जाएंगे। देखिए पहले में क्या होता है, मद्रास की संधि होती है, दूसरे मंगलोर। मैंने बताया था जब जो है चीजें हैदर अली की इसमें मृत्यु हो जाती है दूसरे वाले में, ठीक, याद करना है। देखिए लास्ट में 84 है, यहाँ पे देखिए 84, यहाँ 69, यहाँ 92, तो भाई संधि होगी लास्ट वाले में। तो संधि का याद करने की टेंशन नहीं कि कब हुई, अगर ये याद है ना तो काम हो जाएगा आपका, ये संधि अपने आप याद हो जाएगी। और संधि का तरीका मैं बता ही रहा हूँ कैसे याद करना है। ये छोटा है उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ठीक। ये क्रम फॉलो कर लीजिए। और इसकी तरीका है यम यम यस। और उसकी किसकी है, ए पी पी। ए से एक्सला सापेल, पी से पौंडीचेरी, पी से फिर जो है पेरिस। तो ये ए पे हो जाएगा किसके लिए, कर्नाटक के लिए। एम एम एस हो जाएगा किसके लिए, मंगलूर में आंग्ल मैसूर के लिए। देखिए मेरे तरीके हैं दोस्तों, कहीं आपको मिलेंगे पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा तरीका है तो कैसे मिलेगा कोई, भाई मेरा कोई थोड़ा कॉपी करेगा ना। तो मैं तो खुद ईजाद किया हूँ ये, क्यों मुझे याद करना है जैसे कोई चीज़, तभी तो मैं बनाऊंगा ट्रिक, तो वो चीज़ है तो आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी एग्जाम में फोड़ के आए, ठीक। अब देखिए यहाँ मैसूर की गद्दी पर आर्यार वंश का एक बालक कृष्ण राज बैठा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, आधा कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज लोग, आधा राज्य इसका। उसके बाद हम बात करें आंग्ल मराठा, इसी वक्त मराठा भी देख लेते हैं। हमने कर्नाटका देख लिया, हमने मैसूर देख लिया, अब हम मराठा की ओर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं, मतलब सब हड़पने वाला ही काम कर रहे हैं अंग्रेज। देखिए यहाँ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 तक होता है, ठीक। 82 में संधि हो जाएगी, साल बाई की संधि, ठीक। याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों। फिर द्वितीय मैंने कल ही याद करा था कि 1803 से जो है ये कितना होता है 6 तक या 5 तक, कहीं 5 भी लिखा मिलेगा तो 5-6 लगा दीजिएगा, ठीक। एक ही सन मिलेगा, याद रखिए। उसके बाद जो है लास्ट वाला तो 17-18 में हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा। तो 3 ही मराठा युद्ध होते हैं, मैसूर वाले 4 होते हैं, कर्नाटक वाले 3 होते हैं, ठीक। तो ये याद रखना। अब देखिए इसमें हम ट्रिक नहीं बना सकते क्योंकि इतनी संधियां हैं तो कैसे ट्रिक बनाएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन ये वाला भूलना नहीं है, ये तो याद रहे, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या था, इसका परिणाम अंग्रेजों को सालसेट, जिसपे मुंबई इस समय बसा है ना, वो सालसेट द्वीप ही है जिसपे मुंबई बसा है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो है अगर कोई द्वीप है ना तो मुंबई है दोस्तों, सालसेट। तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना था तथा राघोबा की पेंशन दी गई थी, ठीक दोस्तों। ये याद रखना है आपको। अगर अब हम बात करें देवगांव की संधि, देखिए इसमें क्या होता है द्वितीय में, देवगांव की संधि होती है 1803 में, अंग्रेज व भोसले के मध्य होती है देवगांव की संधि। सूजी अर्जन की संधि, देखिए भैंस होती नहीं दोस्तों, देखिए गांव में क्या होती, भैंस यानी भोसले। देखिए किसी को आहत नहीं करने का उद्देश्य मेरा, लेकिन याद कराना है दोस्तों, तो कोई तरीका ईजाद करना है, ठीक। बाकी ये सब सर्वोपरि है, किसी के बारे में कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता है, या मतलब हम इतने नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ कहें। मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी मतलब कुछ नहीं है। आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी कभी बचता रहता हूँ ट्रिक बताने से इसीलिए, क्योंकि मतलब हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन लगना नहीं चाहिए दोस्तों, याद कर लीजिएगा। वैसे तो सम्मान दिल में होना चाहिए ना दोस्तों। देखिए यहाँ अगर हम बात करें सूजी अर्जन की, तो सिंधिया, स से सिंधिया, स से सूजी अर्जन, मैंने कल बताया था। उसके बाद राजपुर घाट की संधि, देखिए ये 3 में होती है, ये 3 में होती है, ये 5 में हो जाएगी। ये राजपुर घाट की संधि किसके होती है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बालो द्वारा होलकर से हो जाएगी, किससे, होलकर से। तो देखिए गांव भोसले, सूरजी अर्जन यानी सिंधिया, ठीक। और उसके बाद राजपुर घाट व ये होलकर के मध्य हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए कितना आसान है, कुछ कठिन है, मतलब लिखा नहीं तो इसका मतलब कुछ भी कठिन, कुछ नहीं कठिन। सालवाई की याद ही करा दिया, उसके बाद तीनों ये याद करा दिया आपको। अब देखिए इसमें कुछ परिणाम इसका नहीं था क्योंकि अलग अलग था सबका। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ये वाली संधि होती है इसमें पूना की संधि होती, ग्वालियर की संधि होती, मंदसौर की संधि होती, तो 3 संधियां इसमें होती हैं। देखिए समस्त महाराष्ट्र से ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया था, पेशवा पद भी समाप्त हो गया था,
बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया, जिसे नाना साहब के नाम से आप जानेंगे। अगर देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध की बात करें, देखिए युद्ध के वर्ष पहला दूसरा दो ही युद्ध होते हैं। मैंने बताया था 1845 और 46। देखिए अंग्रेज लोग घात लगाए हुए थे। जैसे ही राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कमजोर हुए, उनके उत्तराधिकारी, तब अंग्रेजों ने हमला बोला। जब तक वो थे तो वो मजबूत थे दोस्तों। एशिया की कहते हैं उस समय मतलब द्वितीय बड़ी सेना थी। हो सकता है दोस्तों पहली रही हो, लेकिन अंग्रेज लोग, अगर अंग्रेज कोई कह रहा है ये चीज, तो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है। तो वो पहले अपने को रख लेगा, बाद में दूसरे को रखेगा ना। अंग्रेज लोग तो ये भी नहीं मानते थे कि हम लोग सभ्य हैं, कहाँ कहते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता निकली तब आंखें दंग की दंग रह गई कि यार हम तो बहुत प्राचीन में सभ्य थे, बहुत पहले से ही सभ्य थे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। अंग्रेज अपने आगे कहाँ किसी को माने। तो ये 1845-46 पहला चलता है। वही तरीका याद करना जैसे मैं बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे, ठीक। ये 45-46 हो जाता है, फिर ये 48-49 हो जाता है, काम खत्म। 45 या 48-49 2-3 बार पढ़ेंगे यार, रट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ सिख के शासक कौन कौन थे। यहाँ दिलीप सिंह थे दोस्तों, वजीर लाल सिंह थे, सेनापति तेजा सिंह। ये सब धोखा दे देते हैं। यहाँ भी दिलीप सिंह थे, ठीक। ये सब अंग्रेजों से मिल जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल, यहाँ हार्डिंग थे और यहाँ डलहौजी आ जाएंगे। हड़प हड़प नीति दोस्तों, व्यक्तिगत सिद्धांत, हड़प नीति, डलहौजी आ जाएंगे। सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, ये सारे क्षेत्र ये हड़प लेगा, ठीक, डलहौजी। अब देखिए यहाँ पे पहले में होती लाहौर की संधि, दूसरे में अमृतसर की संधि होती है। दोनों याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले में लाहौर की संधि, दूसरे में अमृतसर की संधि, ठीक। पहले में हार्डिंग थे, दूसरे में डलहौजी थे। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी किसमें दी, पहले में। और दूसरे में क्या किया, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया, और तब से वो वहीं पे है दोस्तों, ठीक। कहाँ, वही लंदन में ही है। और देखिए कितने चालाक थे अंग्रेज। दिलीप सिंह से मतलब जो है हीरा, मतलब देखो राजा रणजीत सिंह को मिला था अफगानों से, तो वो वहां मतलब जो है अब इनके उत्तराधिकारी थे तो इनको मिल गया। उसके बाद ये जो अंग्रेज लोग चाल चले और ये वहां भेज दिए, ठीक। अब देखते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, किसके समय में क्या क्या होता है। देखिए वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल देखते हैं, 1773 से 1785 होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पारित होता है। घेरे की नीति की अगर बात करें, रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। घेरे की नीति किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है इसी के काल में होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए 1774 में होती है, ठीक। सन भी याद रखना पड़ेगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखिए आ ही गया, 1700 मतलब 7 साल चला, सालबाई की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय होता है, 80-84 होता है। तृतीय कब होता है, तो 90 से 92 होता है। और चतुर्थ कब होता है, तो 99 में होता है, ठीक। उसके बाद देखिए सालबाई की संधि इसी के समय होती है, मैंने बताया ही, 782 ईस्वी में, सॉरी 1782 में। और भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो ये इतनी चीजें किसके समय, वारेन हेस्टिंग के समय। देखिए पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, दूसरा घेरी की नीति या रिंग फेंस, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, चौथा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है, सालबाई की संधि होती है, बाद में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक। तो इतनी चीजें बताएंगे, याद हुई कि नहीं दोस्तों। थोड़ा वीडियो रोक के एक बार देख लिया करिए, आंख बंद करके रिवाइज कर लिया करिए, तब आगे बढ़ा करिए। देखिए अगला कार्नवालिस के बारे में दिया हुआ है। कार्नवालिस 86 से आता है, 93 तक रहता है, 1786 से 1793। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 90 से 92, अभी मैंने बताया। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 92 में दोस्तों। मैंने तरीका क्या बताया था, कुछ याद करा। देखिए यम यम यस, मैंने बताया था छोटे से बड़े में जाना है दोस्तों। यहाँ मैसूर आ जाएगा, मंगलुरु आ जाएगा, और ये आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम, ठीक। देखिए ऐसे कई बार लिखेंगे तो याद हो जाए, लिखने से ही याद होता है दोस्तों। दिमाग तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम लिख कर पढ़ना शुरू कर दो, चलने लगेगा। लेकिन फिर लोग कहेंगे यार पूरी बुक में कैसे लिखूं, क्या करूं। तो दोस्तों वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपको कीवर्ड निकालने होंगे, आपको पॉइंट निकालने होंगे। वो तरीका धीरे धीरे पढ़ने से है। आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए 20-12 घंटा, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर वो तरीका डेवलप हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ ही 3-4 घंटे रहे पूरे दिन में, तब ना डेवलप हो जाए ना, ये चीज है। और जो शॉर्ट देख रहे हो ना, उससे और दिमाग कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि वो आदत बन जाएगी शॉर्ट वाली। तो हम कभी भी देखो मोबाइल में, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तभी पढ़ने का मन कहेगा। लेकिन अगर आप बुक उठाएंगे या कुछ भी उठाएंगे तो बार बार मोबाइल देखने का मन कहेगा। मन कहेगा लो पहले क्लास कर लेते, रिवीजन करेंगे बाद में। और यही बाद में करते करते पूरा मतलब बुक भर जाती है। मतलब पूरे नोट्स हमारे बन चुके होते हैं, उस पर जो है एक परत जम चुकी होती है, लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पाते, ठीक। तो ये रीजन है, इसलिए हम कहते हैं जब भी आप पढ़ना शुरू करो, जैसे मान लीजिए आज हम एक लेक्चर करना शुरू किए मोबाइल से, उससे पहले का रिवाइज कर लो यार, 5 ही 6 पेज पढ़े होंगे उससे पहले।
तो उससे पहले वाला रिवाइज़ कर लो, संडे को पूरा कर लो, ना पढ़ो, थोड़ा मोबाइल कम देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए ये तो मेरा रिवीजन है, इसमें मैं कोई लिखा ही ना रहा हूँ आपको, ये सारे नोट्स आपके पास होंगे ही, किसी के पास ना होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बुक ले लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ तरीका वो नोट करते चले जाइए उसी बुक में। तो ये भी तो तरीका है एक ना दोस्तों पढ़ने का, फैक्ट तैयार करने का ये भी तरीका है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर कॉर्नवालिस की बात करें दोस्तों, तो ये 86 से 93 मैंने बताया ही। देखिए आंग्ल-मैसूर युद्ध 90 से 92 होता तीसरा, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती, स्थायी बंदोबस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट 1793 में कौन लाता है? कॉर्नवालिस लाता है। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है, कहाँ? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पे इसका मकबरा है दोस्तों, यानी कब्र कहाँ है? यहीं है। इसे क्या है? सिविल सेवा या पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। बेलेजली के बारे में देखते हैं। ये दोस्तों बहुत खतरनाक था बेलेजली। देखिए ये 1798 से 1805 ईस्वी तक था। ये सहायक संधि की इसने शुरुआत की दोस्तों 1798 ईस्वी में, ठीक। हड़पने वाली नीति कौन शुरू किया? तो डलहौजी ने, और वेलेजली ने क्या किया? सहायक संधि किया, कि मतलब सेना मेरी रहेगी, खर्चा तुम्हारा रहेगा पूरा, ठीक। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, अगर सेना पूरी, मान लीजिए ये हमारा अवध है, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों पढ़ना तो सब जगह आप पढ़ ही लेंगे, फैक्ट बुक में भी है, थोड़ा समझ लीजिए मुझसे। यहाँ देखिए मान लीजिए अवध है ये, ठीक। अवध दोस्तों सबसे ज़्यादा सेना कहाँ के थे? तो अवध के ही थे। अगर मान लीजिए यहाँ मान लीजिए मराठा है या मैसूर है, मान लीजिए हैदराबाद है, ठीक। हैदराबाद वैसे यहाँ था उस समय, हैदराबाद। तो ये सारे राज्य हो गए। अंग्रेज क्या कह रहे हैं इनसे सबसे? बेलेजली कह रहा है कि सुनो भैया, इसमें जो है यहाँ पे सेना मैं तैनात करूँगा तुम्हारे राज्यों में, मतलब सेना मैं रखूँगा, खर्चा पूरा तुम्हारा करना होगा। आप सोच लीजिए, मान लीजिए 50,000 सेना इसके पास, 50,000 इसके पास, 50,000 इसके पास, 50,000 इसके पास, ये सेना रख दिए। कभी कल का भारत में विद्रोह होता है या कुछ भी होगा, तो ये पूरी सेना अंग्रेज लोग फिर अपने पास बुला लेंगे और बुलाने के बाद भारत को रौंद देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब खर्चा कौन कर रहा है? महाराजा या राजा या वहाँ के शासक कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? अंग्रेजों को। तभी तो अंग्रेज लोग अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करना चाहे, पूरे भारत में जितना भी विकास हो, चाहे रेलवे हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, वो अपने फायदे के लिए किए, हमेशा याद रखना, हमारे फायदे के लिए कुछ भी नहीं किए। वो अलग बात है कि आज हमें उसका फायदा मिल रहा है, ठीक। लेकिन ये नहीं सोच के किए कि भविष्य में मतलब भारत को इसका फायदा मिलेगा, वो ये सोच कर किए कि हमें फायदा मिलना चाहिए, और वो लेकिन जब फायदा मिलता गया तो वर्तमान में हम लोगों को भी फायदा होता है, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, याद कर लीजिए सहायक संधि की कौन कौन से राज्य है इसमें। देखिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया। देखिए मैंने इसकी एक ट्रिक, HMTAP, मैंने इतना याद किया। HMT घड़ी होती है, HMV आप याद कर लीजिए, या ये तरह याद कर लीजिए, HMTAP यानी ये टॉप, HM टॉप यानी हम टॉप पर हैं, हम टॉप पर, तो हम टॉप, ठीक। यस से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ठीक। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, काम खत्म, ये हो जाएगा। और लास्ट में भोसले सिंधिया करना हो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भूलना नहीं है। पहला हैदराबाद होता है 1798 में, और 1800 में जो बच जाता पोर्शन मान लीजिए, मैसूर 99 में, 99 में तंजौर भी, 1801 में अवध भी, पेशवा 2 में, ठीक। तो ये याद रखना पड़े तरीका आपको। चतुर्थांक मैसूर बिजली के समय होता, बसीन की संधि होती है 1802 में। देखिए बसीन की संधि कब होती है? 1802 में। कैसे याद कराएंगे? और ये कौन सा है बसीन की संधि? ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में होती है संधि दोस्तों, ठीक। मतलब उससे पहले हो जाती है शायद, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से पहले होती है बसीन की संधि। अगर हम बात करें दोस्तों, ये बसीन की संधि होती है, याद कैसे करेंगे? देखिए बसीन को याद कर लीजिए बेसन से, कैसे? बेसन, और बेसन पहले कितना मिलता था? 18 रुपए का 2 किलो, 18 रुपए का कितना मिलता था? 2 किलो, तो 1802 हो जाएगा बेसिन की संधि। सालबाई की कब होती है? 1882 में हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों, इस समझ लीजिए कि पूरे सन में कोई आपको तरीका नहीं बताएगा, ना संधि याद करने का, ना युद्ध याद करने का, लेकिन मैं हूँ एक मतलब जो अपना इजाद किया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा कि नहीं? तो बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं तुरंत मतलब बन जाती है ट्रिक या तुरंत हम चीज़ें कवर कर देते हैं, नहीं दोस्तों, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर जाके मैं आपको बताता हूँ। मेरा उद्देश्य एक ही है कि मतलब अगर मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको तो एग्ज़ाम में जब आए तो अक्सर मैं देखता हूँ, अभी आरओ का पेपर होगा, पीसीएस का होगा, देखा कितना क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊँगा वही क्वेश्चन देखना एग्ज़ाम में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा बुक पढ़ा रहा हूँ तो उससे तो क्वेश्चन बाहर जाएँगे नहीं, किसी इतनी बुक पढ़ा दी उससे बाहर तो जाने नहीं दोस्तों, 70-80 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ 70-80 क्वेश्चन की,
मैं बात उसकी कर रहा हूँ जो 10-20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अगर आपको नजर आएंगे वहाँ, तो वो जो हमारा तरीका है उस तरीके से आ जाएगा, समझा कि नहीं, यानी वो तरीका वहाँ बहुत काम कर जाएगा। और देखना अभी पेपर होने तो दो, तब देखना आप काम करेगा कि नहीं। देखिए यहाँ देखिए, अगर हम और देखिए यूपी पुलिस में भी आए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आए क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा का पूरा पढ़ाया है, कहीं कोई नहीं कहेगा दोस्तों, ना मैं ही कहूँगा, ये सब फर्जी की बातें हैं, उससे पहले जो पढ़ लो ठीक है। देखिए यहाँ देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 मैंने बताया ही है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली के समय होती है, याद कर लीजिए। वार्न हेस्टिंग के बारे में देखते हैं, 1813 से 1830 दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अब देखिए वहाँ लिखा था 1818 से 19 लिखा था, यहाँ 17 से 19, तो डेट को लेकर कभी कंफ्यूज ना हो जाना। एग्जाम में एक ही डेट आएगी, वो आराम से आप कर ले जाएंगे। के बाद हस्तक्षेप की नीति 1818 में पेशवा पद समाप्त हो जाता है। आप उसके बाद देखिए दोस्तों, अब युद्ध 1818 में समाप्त होगा तभी तो पेशवा पद समाप्त होगा। उसके बाद नेपाल युद्ध हो जाता है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में। बम्बई मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो 1820 में जो है शुरू कर देते हैं। ठीक, अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू कर देते हैं, पंजाब वाला क्षेत्र। लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1828-1835 के मध्य बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए इनके समय में क्या होता है, 1829 ईस्वी में मतलब जो नियम 17 है उसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाती है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था, विलियम बेंटिंग। अगर हम बात करें, बेंटिंग ने कर्नल सिलीवान की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। हम सारे गवर्नर देख पाएंगे आज दोस्तों, उसके बाद फिर हम कल से और चीज़ें देखेंगे। ठीक, हम गवर्नर ही देख पाएंगे पूरे के पूरे, और गवर्नर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर चीज़ें और बाकी कल से हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर दें। आपको टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ते रहना है। ठीक, लॉर्ड एलन ब्रो के बारे में बात करें तो 1800 मतलब जो है 22 से 44 ईस्वी की बात करें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है, और सिंध जो है, सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है एक्ट 5 के द्वारा। देखिए दोस्तों, एलन ब्रो यानी बोरा, एलन ब्रो यानी बोरा, तो बोरे में क्या आते थे, भर के दास आते थे। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय होता है, ब्रो के समय। लॉर्ड डलहौजी की बात अगर हम करें 48 से 46 56 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों 48 से 49 होता है, इसी के समय अभी हम लोग देख चुके थे। और ये क्या करता है, 1849 को पंजाब में अंग्रेजी राज में मिला लेता है, कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज देता है। देखिए व्यवगत का सिद्धांत जो इसका था, विलय का राज, मैंने बताया था कि एक पहला याद कर लीजिए, उसके बाद आपको चाहे जितना क्रम पूछने को आए याद हो जाएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध। ठीक, तो इतने ही है ना। मैंने देखिएगा भाई कितनी जल्दी बोल रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करिए कैसे। मैंने कई बार इसे रटा है दोस्तों, समझ में कि नहीं। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ये सब हम बेलेजली का देखिए, भोसले, सिंधिया। ठीक, अब यहाँ देखिए ये दूसरा है व्यवगत का सिद्धांत, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वो सहायक संधि थी बेलेजली की, और ये व्यवगत का सिद्धांत है, यानी हड़प नीति है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, ये किसकी है, डलहौजी की है। समझे कि नहीं, तो दोनों में अंतर है, याद करना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, सतारा है, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, कई बार पूछा है। अवध का कुशासन के आरोप पर किया गया 1856 में, ये 1848 में होता है। फिर संभल, जयपुर 49 में दोनों हो जाते हैं, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, 53 में झांसी, 54 में नागपुर, 56 में अवध। ठीक, याद करना पड़ेगा। भारत में रेलवे जनक यही है। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाड़े जो 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन करती है, और ये 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चलती है, 54 में। ठीक, 53 में इतना, फिर यहाँ 54 में दूसरी रेल। और पहली बार पीडब्ल्यू यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसके समय में होती है, तो ये जो हमारे ये है ना, बेलेजली ने डलहौजी, इनके समय में। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए अगर कंफ्यूज हो तो मैं याद करा दूं ट्रिक। देखिए डलहौजी को याद कर लीजिए भौजी, डलहौजी को याद कर लीजिए भौजी। कैसे याद करना, भौजी। अब भौजी हमारी क्या करती है, सब चीज हड़प लेती है दोस्तों। जब भाई भाई में लड़ाई होगी तो भौजी क्या करेंगे, भैया तुमको ना मिलेगा, सब हम ले लेंगे, यानी वो सब हड़पने की कोशिश करते हैं। ठीक, वो कलह डाल देती है घर में, भाई भाई अलग हो जाए और सब मतलब हड़प ले, तो वो डलहौजी यानी भौजी, और सब हड़पना चाहती है, यानी हड़पनी थी।
याद हो जाएगा कि नहीं, कंफ्यूज ना होंगे इसलिए इस तरह बता दिया हूँ, नहीं तो मतलब कोई वो नहीं है दोस्तों, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया, ठीक। तो ये चीज़ अब देखते हैं कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग 56 से 58, 58 से 62, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। 57, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना। कंपनी के शासन का अंत हो जाता है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। अब हम आगे बात करें लॉर्ड मेयो के समय में, तो 1869 से 1872 ईस्वी। देखिए 1871 में मतलब 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया दोस्तों। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। भारत में प्रथम जनगणना मेयो के समय में होती है 1872, याद करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। लॉर्ड लिटन के बारे में देखते हैं दोस्तों। 1878 ईस्वी में इन्होंने क्या करते हैं, रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित करते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। आकाश से होने वाला वज्रपात, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं एग्जाम में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 78 से 80 था, हुआ था, इसी के समय हुआ था, तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन हुआ था 1878 में। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितने हुई थी, 19 वर्ष। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। 1880 से 84 दोस्तों। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में, नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में होती है। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए ये दोस्तों अपने फेवर में थे, जो कार्य किया अच्छा था इनका कार्य। ये रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं दोस्तों। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन होता है, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वन एक हमारे यहाँ भी गठन हो रहा है शिक्षा आयोग, पता नहीं किस जन्म में हो पाएगा दोस्तों। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त हो जाएगा। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से, श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। आगे अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन दोस्तों, ठीक बिल्कुल डफर ही था बिल्कुल। ये क्या था, डफरिन के समय एओ होम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 87 में क्या होता है, डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 87 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है दोस्तों, सबसे पुराना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्जन आते हैं, महा मतलब कलाकार आदमी। 1899 से 1905, 6 साल इनका शासन रहता। क्या क्या करते हैं उस पर बात कर लेते हैं और आज याद करा देते हैं, शायद आपको आए हो, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए अगर मुझे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, ठीक, तो मुझे रैली दो, यानी सॉरी देखो किस तरह याद कराएंगे, ऊपर से याद कराते पहले। देखिए भाई मान लीजिए हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, हमारे यहाँ अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो सीधी सी बात है, 1900 में अगर अकाल पड़ जाएगा हमारे यहाँ, तो क्या मैकडोनाल्ड में पिज्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैकडोनाल्ड, ठीक, क्या हो जाएगा, मैकडोनाल्ड। आगे बढ़ते, अगर हम सिंचाई कर दें, ठीक, क्या कर दें, सिंचाई कर दें। भाई अकाल पड़ेगा तभी हम सिंचाई के बारे में सोचेंगे, सिंचाई करेंगे। देखिए हम इस तरह याद करा रहे हैं कि मतलब पहले आपको ये याद करना है सन, पहला 1900, फिर 1901, 1901, 1902, 1902, ठीक, यानी पहला 1900, फिर 1901, 1901, 1902, 1902, ये याद हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पहले हमारा अकाल पड़ जाएगा हमारे यहाँ। जब अकाल पड़ेगा तब हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। जैसे हम सिंचाई करेंगे दोस्तों, खेत लहलहाने लगेगा, यानी उसमें फसल बेहतरीन तरीके से होना शुरू हो जाएगी। तो हम जब रेलवे से होकर गुजरेंगे, रेल के द्वारा जब गुजरते हैं, तो देखेंगे खेत लहलहा रहे होंगे। लहराते हैं कि नहीं दोस्तों, रेलवे से हम जब गुजरते हैं तो खेतों के बीच ही तो रेलवे जाती है। ऐसा तो नहीं कि शहर के बीचों बीच रेलवे देखे होंगे आप, नहीं दिखे ना दोस्तों। तो मतलब जो है वो हमेशा जो है आपको दिखेगी कि खेतों के बीच से रेलवे जा रही है और लाइन जो है जाती है। अगल बगल दोनों साइड खेत होते हैं, तालाब होते हैं, नदी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो ये चीज है ना। तो पहले क्या पड़ेगा, अकाल पड़ जाता है दोस्तों, फिर सिंचाई होती है तो खेत लहलाते हैं। हम किससे देखते हैं, रेलवे से। और रेलवे में पुलिस अधिकारी भी देखते हैं और बढ़िया मुग्ध मोहित हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो हम उनसे पूछते हैं, ये बताइए सर आप कहाँ किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं। तो हम विश्वविद्यालय की बात कर देते हैं उस समय उनसे, यानी वो पुलिस बने हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने बीए किया है, एमए किया, कहाँ से किया, कौन सा विश्वविद्यालय। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें तो देखिए, फिर ये तरीका याद करिए। पहला अकाल, दूसरा सिंचाई, तीसरा रेल से घूमना है, रेलवे मिलेगा, पुलिस भी रेलवे में तो पुलिस हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, वो किस, पांचवा क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। ठीक, समझ में आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं बताएंगे आप? देखिए कमेंट कर दिया करिए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, ये पिज्जा अकाल पड़ेगा तो मैकडोनाल्ड से पिज्जा नहीं आएगा, सिंचाई होगी तो मछली आ सकती है, मैनक्रीफ। हम मतलब ऐसे मछली से ही से याद किए दोस्तों अपने तरीके में। और रेलवे के बारे में सुने होंगे, रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन सुने हो तो रॉबर्टसन हो जाएंगे, रॉबर्टसन, ठीक। और पुलिस का फ्रेजर सुने होंगे, एंड्रू फ्रेजर पुलिस में। अब देखिए एडमिशन दो, यानी अगर हम बात करें तो हम विश्वविद्यालय गए एडमिशन लेने के लिए, वो कहे भैया ऐसा है सीट फुल हो चुकी है, सीट अब खाली नहीं है हमारे पास, एक भी सीट नहीं, जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी इन सब में एक भी सीट खाली नहीं, कला में खाली है, लोगे? तो हम क्या करते हैं, रैली करना शुरू कर दिए। क्या करते हैं, रैली। हम रैली करते हैं, उनसे कहते हैं एडमिशन दो, एडमिशन दो, यानी विश्वविद्यालय में एडमिशन दो, एडमिशन दो से 1902, रैली से रैली। समझ में आया है? तो ये सारी चीजें आपको इस तरह याद करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं? अकाल पड़ेगा तो मैकडोनाल्ड से पिज्जा नहीं आएगा, काम खत्म। मैकडोनाल्ड ही तो शायद है, जो भी होगा मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वही होगा। सिंचाई होगी तो भैया मछली आएंगी, मैनक्रीफ, ठीक। रेलवे है अगर तो स्टेशन रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन आएगा, आप सुने होंगे अखबार में, घूमते होंगे तब जानते होंगे। तो ये तीन तो मैंने हवा में याद करा दिया। विश्वविद्यालय में रैली यानी रैले, ये भी याद करा दिया। पुलिस वाला एंड्रू फ्रेजर याद कर लिया। कभी जीवन में अगर भूले तो मुझे बताओ, बस आपका ये काम होगा कि इसे रटना, बार बार देखना पड़ेगा वीडियो, थोड़ा वीडियो देख लीजिए, बुक है अगर आपके पास तो बुक पढ़ लीजिए, नहीं है तो वीडियो देख लीजिए आराम से। तो ये आपके माइंड में रहेगा लंबे समय तक दोस्तों। एक बार पढ़ने से सब याद हो जाएगा, ट्रिक भी याद होगी, सब कुछ होगा। मैं जो बताऊंगा सारी चीजें समझ में आ गया, आप ताली भी बजा देंगे, वाह वाह भी करेंगे, कितना मजा आ रहा है, कितना मस्त पढ़ा रहा है, सब कुछ सही। जैसे 10 दिन होगा, 10 दिन के बाद आपके सारा दिमाग से ओझल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े थे, कौन सी तरीका था, कौन सा कर्नाटक में कौन सी संधि थी, उसकी ट्रिक क्या थी, मैसूर में कौन सी संधि थी, उसकी क्या ट्रिक थी, सब भूलते चले जाएंगे। तो आपको बार बार देखना है, ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 में करजन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की, तथा देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ से कर रहे हैं, शिमला से। छुपा रुस्तम सवाल है, ठीक। और 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी। अब हम मिनटों के बारे में देखते हैं, 1905 से 1910। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। माल्य मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है स्थापना की गई दोस्तों। अगर हम बात करें हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें, 1910 से 1916 ईस्वी, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की दोस्तों हार्डिंग ने। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की। 1902 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, और फिर क्या हुआ कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई। किसे? बाल मुकुंद जी को फांसी दे दी गई। ठीक दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें थोड़ा और देख लेते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। 1916 से 1921 की बात करें तो ये 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। रीडिंग क्या है, 1921 से 1926 ईस्वी। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे, तो रीडिंग थे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 1922 में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित की गई, और 21 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लॉर्ड इरविन की बात करें 26 से 31 के मध्य रहते हैं दोस्तों। अब इनका सन मोस्ट इंपोर्टेंट सबका, ठीक। इनके समय में क्या होता है, देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोग बटलर की समिति की नियुक्ति होती है, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों, ठीक। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों, देखिए आप देखे होंगे कि महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सॉरी महात्मा गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य क्या होता है, तो एक जो है पूना पैक्ट होता है दोस्तों। अम्बेडकर जी कह रहे हैं अलग मतलब दलितों के लिए मांग कर रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं ऐसा मत करिए, क्योंकि वरना देखिए सीधी सी बात है, एक चीज महात्मा गांधी की भी सही थी दोस्तों कहीं तक, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए दलित लोग जैसे ये हैं, अम्बेडकर जी हैं, ठीक। तो अगर ये दलितों के लिए अलग से मतलब बात कर रहे हैं कि मतलब हमें इनका मतलब पृथक निर्वाचन चाहिए अलग से सिंपल, तो ये जो है हम और मतलब चीजों से कट जाएंगे पूरी तरह से, तो ये मुख्य धारा में शामिल होने में इनको दिक्कत हो जाएगी, मतलब विभाजन हो जाएगा, समझे कि नहीं, दूसरे धर्मों में और उनमें फिर विभाजन होता चला जाएगा, समझे कि नहीं, हिंदू हिंदू में ही विभाजन हो जाएगा। तो आप देखिए धीरे धीरे क्या होता है, मतलब ये जो हमारा मतलब
धीरे-धीरे देख लो जैसे लोग पढ़ते चले जा रहे हैं तो वो जाति-पात का अंतर धीरे-धीरे खत्म करते जा रहे हैं। वो नेता है जो बनाए हुए हैं थोड़ा जाति-पात का अंतर, वरना आप देखेंगे कि दोस्ती में या मतलब जो है जो टीचरों के बीच है या बहुत जगह आपको दिखेगा कि जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने-लिखने हुए, तो उनमें मतलब ये सब गैप धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो बाद में ये क्या हो जाएँगे, सारे इक्वल होते चले जाएँगे, ठीक। देखिए राजनेता ही ये सब फैलाए हैं क्योंकि उनको वोट बैंक जो है उनको कहाँ से मिल रही है ये सब देखने के लिए वो मतलब अपने को बाँट देते हैं, हर चीज़ को बाँटते चले जाते हैं। वरना ये धीरे-धीरे खाई जो है पड़ती चली जा रही है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो ये चीज़ है, बाकी आप लोग जानते ही हैं सारी चीज़ें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक? देखिए, अगर हम बात करें लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ईस्वी, पहला प्रांतीय आम चुनाव होता है 36 से 37 में संपन्न हुआ। इसमें 11 प्रांत थे, 11 प्रांत में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार किसने बनाई? कांग्रेस ने। और 1900 जो है अगर हम बात करें 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्टेटिव चेक कहा। अगर हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। अगर हम बात करें लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना यानी 1944 ईस्वी में की गई। वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया दोस्तों। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट इटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप दी जाए दोस्तों, ठीक। अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित होती है जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। अब हम सी राजगोपालाचारी के बारे में देखते हैं। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यही थे सी राजगोपालाचारी। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ से कल पढ़ेंगे और ये मैं आपको तरीका यानी ट्रिक से याद करा दूंगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हम ट्रिक से आपके माइंड में सेट कर देंगे। तो टेंशन न लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप खुश रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।